हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू गुरु मंत्रा क्लासेस। आज हम चैप्टर नंबर 3 देखने वाले हैं क्लास 5 के सोशल साइंस सेक्शन से, और जिसमें हम बात करेंगे वेदर एंड क्लाइमेट की। तो अलग अलग जगह पे अलग अलग पैटर्न फॉलो होता है, अलग अलग लाइफस्टाइल होते हैं, अलग अलग फूड लोग कंज्यूम करते हैं, अलग तरीके के कपड़े पहनते हैं, अलग ही तरीके का हाउस होता है जगह से जगह। ठीक है, तो ये वेरिएशन जो होता है ये वेदर के कंडीशन में चेंजेस होने के कारण होता है। तो जो लोग जैसा खाना खाते हैं वो डिपेंड करता है कि वहाँ का वेदर या क्लाइमेट कैसा है। जिस तरीके के कपड़े पहनते हैं उस पर डिपेंड करता है कि वहाँ का वेदर या क्लाइमेट कैसा है। सपोज बहुत ही कोल्ड जगह है तो वहाँ पे वुलन क्लोथ्स लोग पहनते हैं ज़्यादातर, बहुत ही ज़्यादा गर्मी वाली जगह है तो वहाँ पे कॉटन क्लोथ्स प्रेफर करते हैं लोग। ठीक है, तो अलग अलग तरीके का क्लाइमेट और वेदर ही डिसाइड करता है किस तरीके के घर होंगे, किस तरीके के कपड़े होंगे, क्या खाना होगा, क्या लाइफस्टाइल होगा, क्या फेस्टिवल्स वगैरह होगा। अब सबसे पहले हम बात करेंगे एटमॉस्फेयर की इस चैप्टर में। तो एटमॉस्फेयर बेसिकली क्या होता है, सपोज करो ये आपका अर्थ है और अर्थ के ऊपर जो एक पतली लेयर गैसेस की या एयर की आप कह लो, उसको हम कहते हैं एटमॉस्फेयर। तो एटमॉस्फेयर इज नथिंग बट अ थिन लेयर ऑफ एयर विच इज सराउंडिंग द अर्थ, सो इट इज द एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो अर्थ के अंदर भी जैसे लेयर्स होते हैं उसी तरीके के लेयर्स एटमॉस्फेयर में भी होते हैं। तो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि अर्थ के अंदर किस तरीके के लेयर्स होते हैं पहले, और फिर आपको बताऊंगी कि एटमॉस्फेयर में कैसे लेयर्स देखे जाते हैं। तो सपोज करो ये आपका अर्थ है और इसका एक हिस्सा जो होता है वो होता है क्रस्ट, उसके नीचे होता है मैंटल, ये वाला हिस्सा इसका मैंटल कहलाता है, और जो ये होता है अंदर वाला सबसे हिस्सा इसको हम कोर कहते हैं। अब इनका भी फर्दर डिवीजन होता है बट फिलहाल आपको वो जानने की जरूरत नहीं है। तो जैसा कि आपने देखा कि अर्थ के अंदर अलग अलग लेयर्स है, वैसे ही अर्थ के ऊपर की जो ये एयर की चादर है, एयर का ब्लैंकेट है, ये भी अलग अलग लेयर्स में पाया जाता है। और ये जो लेयर्स हैं ये अलग तरीके से हीटअप होते हैं या फिर ठंडे होते हैं जैसा कि अर्थ के क्रस्ट से वो इंटरैक्ट करेंगे। अर्थ का क्रस्ट जैसा भी टेम्परेचर होगा, अगर अर्थ के क्रस्ट का गर्म टेम्परेचर है तो उसके ऊपर की जो हवा होगी वो भी गर्म होगी। अर्थ के क्रस्ट का जैसा टेम्परेचर सपोज अगर ठंडा होगा तो उसी तरीके से उसका जो एटमॉस्फेयर है वो भी ठंडा होगा। ठीक है, तो एटमॉस्फेयर का जो गर्म होना या ठंडा होना होता है वो अर्थ की क्रस्ट की वजह से होता है। ठीक है, और यही गर्म होना और ठंडा होना किसी भी जगह का टेम्परेचर डिसाइड करता है कि इस जगह पे गर्मी होगी, इस जगह पे ठंड होगी। ठीक है, तो ये जो है यही डिसाइड करता है कि किस तरीके का टेम्परेचर होगा। तो बात करते हैं वेदर की कि वेदर क्या होता है, क्लाइमेट क्या होता है, इसको हम समझेंगे। तो वेदर हम उस कंडीशन को कहते हैं, उस स्टेट ऑफ एटमॉस्फेयर को कहते हैं जो कि हम शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, सपोज अभी दिन का वेदर ऐसा है, रात का ऐसा हो गया। ठीक है, तो ये जो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में जो कैलकुलेशन होता है कि इस एटमॉस्फेयर का स्टेट कैसा है, गर्म है, एक पल में गर्म है, एक पल में ठंडा है, तो उसको हम वेदर कहते हैं। ठीक है, और ये पर्टिकुलर प्लेस पे होना जरूरी है और ये टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। तो वेदर जो है वो टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। अभी इस वक्त गर्मी होगी, मे भी शाम तक बारिश हो जाएगी, तो ये वेदर इसको हम कहेंगे। ठीक है, मॉर्निंग में जब सन जो है वो बिल्कुल अपने पीक पे होता है, अपने होराइजन पे होता है, तो वेदर जो होता है वो प्लेजेंट होता है। ठीक है, नून पे जब वो एकदम ब्राइटली शाइन करता है तो वो हॉट वेदर कहलाता है, और जब इवनिंग में सनसेट होता है तो फिर वापस से वेदर प्लेजेंट हो जाता है। और वेदर जो है हर जगह पे चेंज करता है हर दिन। ठीक है, वेदर ऑफ अ प्लेस में चेंज ईच डे। तो ये मतलब ऐसा हो सकता है कि दिन में 2-3 बार वेदर आपका चेंज हो सकता है। बट अगर हम क्लाइमेट की बात करते हैं तो क्लाइमेट में ऐसा चेंज हमें देखने को नहीं मिलता है। हम अभी बात करेंगे, पहले वेदर को अच्छे से समझ लेते हैं। तो जो वेदर है एक प्लेस पे कुछ और होगा, दूसरे पे कुछ और होगा उसी सेम टाइम पे। ठीक है, जैसे अप्रैल के मंथ में, मई के मंथ में या जून के मंथ में इट इज वेरी हॉट इन द नदर्न हेमिस्फेयर। नदर्न हेमिस्फेयर में काफी गर्मी होती है इस वक्त क्योंकि समर सीजन चल रहा होता है, और सदर्न हेमिस्फेयर पे ठंडी होती है। ठीक है, और उसी तरह बात करो अगर दिसंबर की महीने की, जनवरी की या फरवरी की, तो ठीक उसका ऑपोजिट होता है।
तो ये जो है कुछ वेदर के बारे में है। तो वेदर कंडीशंस में जो चेंजेस होते हैं, चेंजेस इन वेदर कंडीशंस गिव राइज टू सीजन। अब ये जो चेंजेस हैं वेदर कंडीशंस में, इसी को सीजन्स में हम पढ़ते हैं, ठीक है। दिस गिव्स राइज टू सीजन्स, और ये हमारी डेली एक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं। दे ऑल्सो अफेक्ट द क्लोथ्स वी वेयर एंड द फूड वी ईट। अब गर्मियों के टाइम पे बहुत ज़्यादा आप एग्स वगैरह नहीं खा सकते हो, है ना, क्योंकि ये और ज़्यादा गर्म होते हैं, या फिर नॉनवेज नहीं खा सकते हो। उसी तरीके से सर्दियों के टाइम पे आपको नॉनवेज वगैरह बहुत ज़्यादा खाना होता है ताकि आपकी बॉडी हीट अप रहे, ठीक है। तो ये जिस जगह का जैसा वेदर होगा उस हिसाब से आपका खाना और आपका कपड़ा होगा, ठीक है। बात करते हैं क्लाइमेट के बारे में। तो क्लाइमेट जो होता है इज द एवरेज वेदर कंडीशन ऑफ अ प्लेस फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। तो लंबे पीरियड ऑफ टाइम के लिए जब हम वेदर कंडीशंस को कैलकुलेट करते हैं, उसका एवरेज निकालते हैं, तो हम इसको क्लाइमेट कह सकते हैं। और ये डिफरेंट होता है डिफरेंट प्लेसेस पे, ठीक है, हर जगह ये अलग होता है, ठीक है। तो इट मे रेन थ्रू आउट द ईयर इन सम एरियाज ऑफ द वर्ल्ड, while some areas may be dry almost the year whole year round। तो कुछ जगह पे कुछ पार्ट ऐसा हो सकता है अर्थ पे जहाँ पे पूरे साल भर सिर्फ बारिश ही होती रहती है, और कुछ जगह ऐसा हो सकता है जहाँ पे बिल्कुल सूखा पड़ा रहता है पूरे सालों भर। तो जो क्लाइमेट है किसी प्लेस का, वहाँ का वो इफेक्ट करता है फूड हैबिट्स, क्लोथिंग, ट्रांसपोर्टेशन एंड हाउसेज ऑफ द प्लेस। तो जिस जगह का जैसा क्लाइमेट होगा उससे वहाँ की फूड हैबिट, क्लोथिंग, ट्रांसपोर्टेशन और घरों के बारे में हम पता लगा सकते हैं। तो जो लोग क्लाइमेट को स्टडी करते हैं उनको हम क्लाइमेटोलॉजिस्ट कहते हैं, ठीक है। आई होप आपको वेदर और क्लाइमेट के बीच में डिफरेंस पता चला होगा कि वेदर जो होता है वो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है और क्लाइमेट जो होता है वो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है। फिर बात करते हैं टेम्परेचर की। तो टेम्परेचर का मतलब क्या होता है कि ये डिग्री होता है, डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस अराउंड अस, ठीक है। तो जो भी कोल्डनेस होगी एयर में या फिर वार्मथ होगा एयर में हमारे आसपास, उसी को हम टेम्परेचर कहते हैं, ठीक है। The temperature and the amount of rainfall at different places of the world are not the same। तो टेम्परेचर हर जगह तो पूरे वर्ल्ड में सेम होगा नहीं। As we travel far and wide, we spot difference in the climatic conditions of the various places। तो जितनी दूर हम ट्रैवल करके जाएंगे उतना ही हमें चेंजेस पता चलता जाएगा कि अलग, सपोज यहाँ पे हम गए तो यहाँ पे अलग टेम्परेचर है, यहाँ गए अलग टेम्परेचर है, यहाँ गए अलग टेम्परेचर है, यहाँ गए अलग टेम्परेचर है। तो जैसे जैसे जगह पे हम जाएंगे वैसे वैसे हमें वहाँ का जो है क्लाइमेटिक कंडीशंस पता चलता रहता है। किसी भी जगह का जो क्लाइमेटिक कंडीशंस होता है उसके चेंज होने के अलग अलग फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। सपोज इस जगह पे जो क्लाइमेट है वो चेंज हो रहा है कुछ फैक्टर्स की वजह से, ठीक है। तो उसके बारे में हम बात करेंगे कि क्या क्या रीजन होता है कि क्लाइमेट किसी भी जगह का चेंज हो जाता है। उसके बाद मैं थोड़ा सा ये डू यू नो भी आपको बता देती हूँ। तो टेम्परेचर जो है वो हम मेजर करते हैं एक इंस्ट्रूमेंट के द्वारा जिसको हम कहते हैं थर्मोमीटर, आपने सबने देखा होगा। और टेम्परेचर गोज डाउन बाय 1 डिग्री सेल्सियस फॉर एवरी 150 मीटर अबव द सी लेवल। तो सपोज करो ये सी लेवल है, इससे 165 मीटर्स अगर आप ऊपर जाते हो तो 1 डिग्री टेम्परेचर जो है वो घट जाता है। तो सपोज यहाँ का टेम्परेचर अगर 20 डिग्री था, मैं बहुत कम ले रही हूँ बट वैसे ही मान लो, तो अगर आप 165 मीटर यहाँ से ऊपर जाते हो तो ये 19 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। तो इस तरीके से टेम्परेचर जो है वो चेंज होता रहता है। तो यही चीज़ इसमें दी हुई है, आप पढ़ लेना एक बार इसको। फिर हम बात करते हैं ह्यूमिडिटी और रेनफॉल की। तो ह्यूमिडिटी का मतलब क्या होता है, सपोज ये एयर है, ठीक है। एयर में जो वाटर वेपर प्रेजेंट होंगे उसको हम कहते हैं ह्यूमिडिटी, ठीक है। तो वाटर वेपर और मॉइस्चर प्रेजेंट इन द एयर इज नोन एज ह्यूमिडिटी। और किसी भी जगह की जो ह्यूमिडिटी होगी उसकी जो डिग्री होगी इज ऑल्सो रिलेटेड टू इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द सी। तो जितनी दूर वो सी से दूर होगा, जितना दूर एक प्लेस सी से होगा उतनी कम ह्यूमिडिटी होगी, क्योंकि वाटर वेपर कहाँ ज्यादा प्रेजेंट होगा, वाटर वेपर सी के पास ज्यादा प्रेजेंट होगा। तो अगर सी के पास ज्यादा प्रेजेंट रहेगा और आप यहाँ सी के पास रहते हो तो आप उतनी ज्यादा एयर में ह्यूमिडिटी को महसूस करोगे। ह्यूमिडिटी क्या होता है, बिल्कुल एकदम चिपचिपापन महसूस होना और पसीना नहीं सूखना, तो ये सब ह्यूमिडिटी के लक्षण होते हैं, ठीक है। तो जितना आप समुद्र के किनारे रहोगे, समुद्र के पास रहोगे, उतना ही ज़्यादा हवा में आपके नमी होगी और उतना ही ज़्यादा ह्यूमिडिटी होगा, ठीक है। और जितना आप दूर रहोगे हवा उतनी ही ड्राई होती चली जाएगी, ठीक है।
तो हमें सी के बिल्कुल पास नहीं रहना चाहिए। तो क्लोजर द प्लेस इज टू द सी द मोर ह्यूमिड इट इज, यहां तक तो कोई डाउट नहीं है। तो ह्यूमिडिटी ऑफ अ प्लेस इंक्रीजेज इन द रेनी सीजन। अब बारिश हो रही है, अब आप सोचो कि एक तो वैसे ही आप समुद्र के पास रह रहे हो, ऊपर से और बारिश हो रही है, तो जितनी ज्यादा वाटर की क्वांटिटी प्रेजेंट होगी उतना ही ज्यादा वो एयर में भी मौजूद होगा। तो अगर एयर में ज्यादा मॉइस्चर होगा तो उतना ही ज्यादा ह्यूमिडिटी भी होगा, और इसी वजह से हम इतना ज्यादा स्वेट करते हैं। अगर किसी भी हम ऐसे कोस्टल एरियाज पे चले जाएं, जैसे कि आप चेन्नई का एग्जाम्पल ले लो या फिर आप गोवा का एग्जाम्पल ले लो, गर्मियों के टाइम पे अगर आप चले जाओगे तो उतना ही ज़्यादा आपको स्वेटिंग होगा और वो बहुत ही चिपचिपा सा, बहुत अजीब सा रेनी सीजन के टाइम पे हो जाता है। ह्यूमिडिटी जो है ऑल्सो अफेक्ट्स द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस। ऑब्वियसली अब ह्यूमिडिटी क्लाइमेट तो चेंज करेगी ही, अफेक्ट करेगी ही उसको, और इसकी वजह से बहुत ज़्यादा बारिश होता है, क्योंकि अब एयर में बहुत ज़्यादा वाटर प्रेजेंट है तो बारिश तो होगा ही। अगर वो सैचुरेट हो जाएगा एयर तो, है ना, तो बारिश होगा ही। एंड इन वेरी कोल्ड प्लेसेस ह्यूमिडिटी कॉजेज स्नोफॉल इंस्टेड ऑफ रेनफॉल। तो अब अगर बहुत ज़्यादा वाटर प्रेजेंट है, वाटर वेपर प्रेजेंट है अगर आपके एयर में, तो वहाँ पे जो टेम्परेचर है वो काफ़ी कोल्ड है, तो रेनफॉल तो होगी नहीं, उसकी जगह पे स्नोफॉल होगा, क्योंकि वो बारिश जो है वो जम जाता है गिरने से पहले ही, तो स्नोफॉल होगा वहाँ पे। ठीक है, जो ह्यूमिडिटी होती है उसको हम मेजर करते हैं एक डिवाइस के थ्रू जिसको हम कहते हैं हाइग्रोमीटर। ठीक है, इसको याद रखिएगा आप। और स्नोफॉल, रेनफॉल, ड्रिजल, इन सबको हम प्रेसिपिटेशन कहते हैं। वो जो आपने पढ़ा है ना, इवापोरेशन, कंडेंसेशन, प्रेसिपिटेशन, ये वही वाली बात है। अब एयर exerts its weight as pressure on the earth which is known as atmospheric pressure। तो मैं आपको ऐसे समझाती हूँ। सपोज करो कि ये आपका अर्थ है और इस पे अलग अलग कॉलम ऑफ एयर है। ये एयर ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया। तो अर्थ के ऊपर इतने सारे एयर का प्रेशर लग रहा है। इस एयर प्रेशर को ही हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं, यानी जो प्रेशर अर्थ के ऊपर एटमॉस्फेयर अपना लगा रहा है। ठीक है, तो ये होता है। अब जो मैंने आपको उस वक्त बताया था कि क्या फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो कि किसी भी प्लेस का क्लाइमेट डिटरमाइन करते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहली जो बात है वो है लैटिट्यूड। तो किसी भी जगह का लैटिट्यूड जो होता है वो उस जगह के क्लाइमेट को डिटरमाइन करता है। ठीक है, लैटिट्यूड का मतलब क्या है? ये अगर आपका इक्वेटर है तो इक्वेटर से जिस भी डिस्टेंस पे आप ऊपर जाओगे या नीचे जाओगे उसको हम लैटिट्यूड कहते हैं। मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड बहुत अच्छे से आपको समझा दिया है। अब आपको पता है कि ये जो इक्वेटर है, इक्वेटर पे डायरेक्ट सनलाइट आती है। तो इक्वेटर पे अगर डायरेक्ट सनलाइट आती है तो यहाँ पे क्या होगा? ये सबसे ज्यादा गर्म इलाका होगा, और जितना ये गर्म होगा उतना ही ज्यादा यहाँ पे इवापोरेशन होगा, उतना ही ज्यादा कंडेंसेशन होगा और उतनी ज्यादा बारिश होगी। तो यहाँ पे रोज बारिश होती है, 2 से 4 बजे के बीच में रोज यहाँ पे बारिश होती है। इक्वेटर की बात कर रही हूं मैं। ठीक है, और जितना दूर हम सन से चले जाएंगे उतना ही ज्यादा टेम्परेचर डिक्रीज करेगा। अब सन के पास आप हो नहीं तो सन की लाइट तो आपको मिल नहीं रही है, सन का हीट तो आपको मिल नहीं रहा है, तो उससे क्या होगा? टेम्परेचर तो घटेगा ही ना उस जगह का। तो जैसे जैसे हम इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाते हैं यहाँ पे सनलाइट पहुंच नहीं पाता और यहाँ पे काफी ज्यादा ठंड में रहती है। ठीक है, तो आप जिस भी लैटिट्यूड पे हो आपका जो क्लाइमेट है या आपका जो टेम्परेचर है वो डिफर करेगा। ठीक है, आपको पता है कि अर्थ जो है वो स्फेरिकल शेप में है और इसकी जो एक्सिस है वो टिल्टेड है। ठीक है, सीधा नहीं है, ये टिल्टेड है। तो टिल्टेड है तो सन की जो रेज होती है ये वर्टिकली या फिर स्लैंटिंग जो है ये फॉल करती है। ठीक है, तो जो वर्टिकल रेज है पास थ्रू अ लेस वॉल्यूम ऑफ एटमॉस्फेयर एंड हार्डली लूज हीट। तो अगर ये सन है और यहाँ पे आपका सन की रेज जो है वो डायरेक्टली फॉल कर रही है, तो ये जो हीट है ये एटमॉस्फेयर द्वारा ट्रैप नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे एटमॉस्फेयर जो है वो बहुत पतला है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? डायरेक्ट सनलाइट आपको आएगी। तो इसलिए जो भी रीजन्स आपके इक्वेटर के पास होंगे वो डायरेक्ट सनलाइट को रिसीव करेंगे और वो एरिया वार्मर होगा। उसी तरह अगर जो स्लैंटिंग रेज होती है, अब ये वाला जो रे होगा ये इस एरिया को सबसे ज्यादा हीट करेगा, लेकिन ये वाले रे को ऊपर जाने में बहुत टाइम लग रहा है तो वो पहुंच नहीं पा रहा है, तो पोल्स तक पहुंचने में काफी ज्यादा टाइम लगता है और इसीलिए वहां पे डायरेक्ट सन की रेज आती नहीं है और इसलिए वहां पे जो टेम्परेचर होता है वो ठंडा होता है।
ठीक है। तो इक्वेटर से जो भी रीजन्स दूर रहेंगे उनको स्लैंटिंग रेज मिलेगा और वहां पे कोल्ड टेम्परेचर होगा। आई होप आपको समझ में आ रहा है। तो इस पिक्चर में आप देख सकते हो कि ये सन है, ये अर्थ है, और सन की जो रेज है वो अर्थ पे किस तरीके से जा रही है। ये वाली जो रे है ये आपको स्ट्रेट दिख रही है, ये डायरेक्ट रेज है, यानी कि बिल्कुल डायरेक्ट सनलाइट इस पर्टिकुलर एरिया पे अर्थ के पड़ता है। और ये जो है ये स्लैंटिंग रेज है, और ये इतने दूर ट्रैवल करके जब जाती है इस पोर्शन पे, तो यहां तक सन की हीट जो है वो पहुंच नहीं पाती है। सनलाइट तो पहुंचती है बट इतनी गर्माहट उसमें नहीं होती, इतना हॉटनेस नहीं होता जितना इस प्लेस पे होता है। तो यहाँ के जो एरियाज होंगे, ये वाले और ये वाले जो एरियाज होंगे, बहुत ही ठंडे होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। आई होप आपको यहां तक सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया है। फिर सेकंड जो फैक्टर है वो है एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड का मतलब होता है हाइट। ठीक है, तो जो भी हाइट होगी सी लेवल से, सपोज करो ये आपका सी लेवल है, इससे आप जितना ऊपर चलते जाओगे उतना ज्यादा हाइट इंक्रीज करता है, और हाइट इंक्रीज करने की वजह से टेम्परेचर जो है डिक्रीज करता है। फिलहाल आप एल्टीट्यूड में इतना ही समझो, मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको और अच्छे से समझाऊंगी कि एल्टीट्यूड वगैरह और बाकी फैक्टर्स क्या हैं। तब तक के लिए स्टे ट्यून, एंड फॉर मोर ट्यूटोरियल्स प्लीज सब्सक्राइब टू गुरु मंत्रा चैनल। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज हिट द लाइक बटन, एंड डू नॉट फॉरगेट टू subscribe this channel. Thank you so much and keep preparing. Bye bye now.